तो मैं अब इसकी शुरुआत कर रहा हूं। मादा जनन तंत्र। मानव में जनन तंत्र कहां पर स्थित है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं यहां पर शो कर लेता हूं कि हमारा जो श्रोणि क्षेत्र है, इस श्रोणि क्षेत्र के अंदर श्रोणि क्षेत्र कहां पर स्थित है। श्रोणि क्षेत्र यानी हमारे कमर के नीचे का हिस्सा, यहां पर पाए जाते हैं मानव के जननांग। तो मानव के जननांग होते हैं श्रेणी क्षेत्र में। नर जननांग है तो वो भी वहां पर है, मादा जननांग है तो उनकी स्थिति भी वहीं पर होती है। मादा जनन तंत्र में किन किन अंगों को सम्मिलित किया गया है। तो मानव मादा जनन तंत्र में एक जोड़ा अंडाशय के होते हैं, एक जोड़ा अंडवाहिनी ओविडक्ट अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, इसे बच्चेदानी भी कहा जाता है। गर्भाशय ग्रीवा, योनि, और योनि के बाद में यह जनन तंत्र बाहर की तरफ खुलता है। तो बाहर की तरफ खुलने पर वहां पर पाई जाती है बाह्य जननेंद्रियां। इस बाह्य जननेंद्रिय जो है, इसमें कौन कौन से अंग सम्मिलित है, यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मानव के बाह्य जननेंद्रिय क्या कहलाते हैं, इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो सामूहिक रूप से इसे कहा जाता है भग कहा जाता है, इसे कहा जाता है वल्वा कहा जाता है। भग याद रखना है। कोई आया तो नहीं कोई? चलो। तो मानव के बाह्य यानी मानव की मादा का जो बाहरी जननेंद्रियां हैं, उसे सम्मिलित रूप से भग कहते हैं, वल्वा कहते हैं। और ये भग किन किन संरचनाओं से मिलकर बना है। तो पहला है जगन शैल, वृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा यानी लघु भगोष्ठ, योनि छद और भग से। इसके अतिरिक्त मानव में पाई जाती है एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां और बार्थोलिन की ग्रंथियां, जिसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम शुरुआत करते हैं मानव के अंदर। सबसे पहले जो मानव का मुख्य जननांग है, जिसे हम कहते हैं अंडाशय कहते हैं, इस अंडाशय से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? तो अंडाशय कहां पर स्थित है? अंडाशय कशेरुक दंड, हमारा जो कशेरुक दंड है, इस कशेरुक दंड के दोनों तरफ, कमर के हिस्से में कशेरुक दंड के दोनों तरफ विशेष प्रकार की झिल्लियों के द्वारा यहां पर स्थित रहते हैं। जो झिल्लियां इस अंडाशय को गर्भाशय की भित्ति और देह गुहा की भित्ति से जोड़ने में सहायता करती है, इसे कहा जाता है मीजोवेरियम। यह हमें याद रखना है। मीजोवेरियम शब्द हमें याद रखना है। यह आंत्र योजनी है जो अंडाशय को देह गुहा की भित्ति और गर्भाशय की भित्ति से जोड़कर रखती है, जिससे इसमें किसी भी अन्य प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। मानव के अंदर एक जोड़ा अंडाशय पाए जाते हैं, यानी एक अंडाशय लेफ्ट साइड में है तो दूसरा राइट साइड में होता है। इनका आकार बादाम के आकार के समान होता है। इसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है, यह बाहरी आवरण उपकला कोशिकाओं से पेरिटोनियम से मिलकर बना होता है। और इसके अंदर की तरफ देखें, आगे हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तो इस अंडाशय की काट को देखेंगे। तो अंडाशय के अंदर दो भाग दिखाई देते हैं। बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स, यानी जैसे इसका हमने अनुलम काट काटा है, इसको हमने काट काटा है, तो इसका जो बाहरी भाग होता है इसे कहते हैं कॉर्टेक्स कहेंगे। इसके मध्य के भाग को कहते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला का जो मध्य का भाग होता है, इसे कहा जाता है स्ट्रोमा कहा जाता है। इस स्ट्रोमा के अंदर परिवर्धित होती हुई अंड पुट्टिकाएं पाई जाती है। अंड पुट्टिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। अपना माइक बंद कर देना, जो अभी नए जुड़े हैं अपना माइक बंद कर दो और अपना वीडियो बंद करो। अपना माइक और अपना वीडियो बंद करो, दोनों बंद करो। तो अंडाशय का अगर अनुलम काट काटेंगे तो यह इसकी बाह्य भित्ति है। इस बाह्य भित्ति के अंदर की तरफ यहां पर जनन उपकला का आवरण होता है। इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। अंडाशय का जो भीतरी भाग है इसे मेडुला कहते हैं।
कॉर्टेक्स और मेडुला का जो मध्य का भाग होता है इसे स्ट्रोमा कहेंगे। इसी स्ट्रोमा क्षेत्र के अंदर परिवर्धित होती हुई पाई जाती है अंड पुट्टिकाएं पाई जाती है। यह याद रखना है, ठीक है ना। तो प्रत्येक अंडाशय के अंदर होता है अंड जनन की प्रक्रिया, जिसके द्वारा अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि अंडाशय के कार्य बताइए। तो अंडाशय का पहला कार्य होगा मादा युग्मक का निर्माण करना, और दूसरा कार्य होता है कि अंडाशय से दो प्रकार के हार्मोन बनते हैं। पहला हार्मोन है उसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और दूसरा हार्मोन होता है इसे कहते हैं ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। इन दोनों हार्मोन के अलग अलग कार्य होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण परिवर्धित होती हुई अंड पुट्टिकाएं करती है। परिवर्धित होती हुई अंड पुट्टिकाएं एस्ट्रोजन हार्मोन, और यह एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के अंदर गौण लैंगिक लक्षणों का निरूपण करती है। गौण लैंगिक लक्षण जो स्त्री को पुरुष से अलग बनाते हैं कि आवाज का पतला होना, शरीर पर बालों की कमी होना, दाढ़ी मूछ का न आना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, और समय समय पर एक निश्चित अवधि के पश्चात माहवारी का होना, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंटिन्यूस चलना। यह होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होने वाले गौण लैंगिक लक्षण। और दूसरे प्रकार का मादा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब अंड पुट्टिका मैच्योर हो जाती है, ग्राफिन पुट्टिका जब फटती है, तो ग्राफिन पुट्टिका के फटने से अंड कोशिका रिलीज होकर अंड वाहिनी में आती है। शेष बची हुई जो पुट्टिका है उसके अंदर रुधिर भर जाता है और वो कार्पस लूटियम बनाती है। कार्पस लूटियम नाम याद रखना है। यह कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करेगी, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है इसे डेवलप करती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी और कोई ऐड होना चाहते हैं? अब देखो आगे इसमें, तो यहां पर हम लोग अंडाशय के कार्य के बारे में पढ़ रहे थे। अंडाशय का पहला कार्य बहुत सिंपल है, अंड कोशिका का निर्माण करना, और दूसरा कार्य होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का। ये दोनों हार्मोन फीमेल हार्मोन हैं, और दोनों हार्मोन्स के कार्य अलग अलग हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों को प्रकट करता है, यह नारीत्व का हार्मोन है, नारीत्व का हार्मोन। जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वह गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को डेवलप करता है, गर्भावस्था के मेंटेन करने का कार्य करता है, गर्भावधि को मेंटेन करता है, खूब सारा है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर प्रत्येक अंडाशय जो है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के तीन भाग यहाँ पर है। पहला है इस्थमस, दूसरा एम्पुला, तीसरा होता है कीप। यानी ये जो अंडवाहिनी है, इस अंडवाहिनी का वह सिरा जो अंडाशय के समीप है वह झालरदार कीप के समान है, यानी उसमें अंगुली के आकार के परवर्ध है, और वह अंडाशय के चारों तरफ यूं पाया जाता है। जैसे ही यहां से अंड कोशिका रिलीज होती है, वो अंड कोशिका उसी समय इस कीप के अंदर आ जाती है, यानी कीप की जो झालर है, ये झालर उसे ग्रहण कर लेती है। फेमरिएटेड फनल कहते हैं, झालरदार कीप कहते हैं, जिसके द्वारा अंड कोशिका को यहां से ग्रहण कर लिया जाता है। इस झालरदार कीप के पीछे का जो अपेक्षाकृत चौड़ा भाग होता है इसे तुम्बिका यानी एम्पुला कहते हैं, और यह एम्पुला आगे जाकर एक संकरी नलिका के अंदर खुलती है, इसे इस्थमस कहते हैं। इस इस्थमस और एम्पुला का जो जंक्शन है, इस जंक्शन में यानी यहां पर निषेचन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि मानव में निषेचन की प्रक्रियाएं कहां संपन्न होती है। तो मानव में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर। देखो मैथुन की प्रक्रियाएं रोज होती होगी, लेकिन हर बार गर्भ धारण हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि गर्भ धारण होने के चांसेस उस समय ज्यादा होते हैं जब अंड कोशिका यहां पर पहुंची हो, और जो शुक्राणु है वो अपनी पूंछ के द्वारा गति करता हुआ यहां पर पहुंचा है, और इस स्थान के ऊपर दोनों का मिलन होगा, तो 100% प्रेगनेंसी होती है। तो याद रखना है कि मानव में निषेचन कहां होगा? अंडवाहिनी में। किस स्थान पर? एम्पुला
और इस्थमस के जंक्शन पर होता है। अब प्रत्येक जो अंडवाहिनी होती है, अब इस अंडवाहिनी की लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है। इसका प्रारंभिक भाग कीट के आकार का है, जबकि इसका अंतिम भाग होता है वो चौड़े मोटे थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसको हम कहते हैं गर्भाशय कहते हैं। यह जो अंडवाहिनी है, इस अंडवाहिनी की भित्तियां जो होती है पेशीय और संकुचनशील होती है, और इसके आंतरिक स्तर में पक्षमाभी उपकला पाई जाती है। तो पक्षमाभी उपकला की गति और अंडवाहिनी की गति के कारण, इसकी भित्ति के अंदर होने वाली पेशियों की गति के कारण अंड जो है वो आगे की तरफ, यानी इसमें कर्माकुंचन होता है, और कर्माकुंचन की प्रक्रियाओं के द्वारा अंड कोशिका को आगे से आगे धकेला जाता है। यहां पर परीक्षा में प्रश्न आता है, यहां पर परीक्षा में प्रश्न आता है कि अंडवाहिनी को काटकर यहां पर रबड़ की नली लगा दें। जी हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, आज आई नहीं अभी तक। आज कम आए हैं, आजकल छुट्टी थी उस हिसाब से है, तो पता नहीं, देखता हूँ कितने आए हैं। हाँ, आज है 4 बजे, 4 जन जुड़े हुए हैं, कुछ है, कैलाश है, आप हो, और लर्निंग हिंदी आरबी करके कोई है। 4 जन जुड़े हुए हैं। जी 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 जी। नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी इसका। जी नहीं है, मेरे पास नहीं है अभी। जी 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 जी। मतलब अक्षर साफ नहीं दिख रहे हैं? जी जी जी। अब हाँ, उसके लिए आपने जो, आपका फोटो, आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर 3 बिंदु होंगे। उस पर क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो उसको डबल टैप करना, बड़ा हो जाएगा। जी जी। तो यहाँ पर अंडवाहिनी जो है, इस अंडवाहिनी के अंदर 1 नंबर का प्रश्न आता है कि निषेचन की प्रक्रियाएं मानव में कहाँ पर संपन्न होती है। फिर अंडवाहिनी का पश्च भाग जो होता है, अब मैं बता रहा था यहाँ पर कि परीक्षा में प्रश्न आता है लॉजिक का, कि यदि अंडवाहिनी को काटकर यहाँ पर रबड़ की नली, यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ काट दी, और यहाँ पर रबड़ की नली लगा दी, और यहाँ पर भी रबड़ की नली लगा दी, तो क्या होगा। याद रखना है कि अंड कोशिका के अंदर, स्वयं के अंदर गति की क्षमता नहीं होती है। अगर हमने यहां से काटकर रबड़ की नली लगा दी, तो रबड़ की नली में कर्माकुंचन नहीं होगा, और उसकी आंतरिक सतह पर पक्षमाभी उपकला नहीं होगी। तो जो अंड कोशिका है ये मूवमेंट नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। हम कहते हैं कि शुक्राणु जो है, वो शुक्राणु यहां पर गति करता हुआ आ जाएगा। मान लो निषेचन हो गया, तो निषेचन के पश्चात निषेचित अंड कोशिका यानी युग्मनज जब ब्लास्टुला अवस्था में आएगी, तो यहां से मूवमेंट करके आगे बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि यहां पर प्लास्टिक की नली है। अतः संतान उत्पत्ति नहीं होगी। रबड़ की नली लगाने से यह प्रक्रिया रुक जाएगी, यहां पर संतानोत्पत्ति फिर नहीं होगी। अगर ऐसा संभव होता, जैसे कुछ पासबुक में लिखा हुआ है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि मान लो यहां पर अंड कोशिका है, यहां से मूवमेंट करता हुआ शुक्राणु आ गया, दोनों का निषेचन हो गया। निषेचन के पश्चात जो भ्रूण बनेगा, वह भ्रूण गर्भाशय की ओर गति कैसे करेगा, क्योंकि उसके अंदर स्वयं में गति करने की क्षमता नहीं होगी। तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा, अगर यहाँ पर रबड़ की नली होगी तो। अगर रबड़ की नली से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो लोग नसबंदी करवा लेते हैं और किसी कारण से उनके बच्चों की डेथ हो जाती है, तो वो चाहते हैं दोबारा कि वो नसबंदी खुल जाए। तो ये अगर इजी होता तो उनके रबड़ की नली लगा के वापस जोड़ देते, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है।
फिर प्रत्येक ओर की अंडवाहिनी एक मोटे मांसल थैलीनुमा संरचना में, जिसका आकार जो है नाशपाती के आकार का होता है, उसके अंदर खुलता है। इसे कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय में बच्चे का परिवर्धन होता है, अतः इसे कहा जाता है बच्चेदानी भी कहा जाता है। परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न है ये। गर्भाशय के अंदर बच्चे का परिवर्धन होता है, शिशु का परिवर्धन होता है, अतः इसे बच्चेदानी भी कहा जाता है। मानव के अंदर जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय के 3 यानी इसकी जो भित्ति है, इसकी भित्ति में 3 आवरण होते हैं। सबसे बाहरी आवरण कहलाता है परिगर्भाशय, जो उपकला कोशिकाओं से आच्छादित रहता है। इसके अंदर की तरफ होता है पेशी स्तर, जो अपेक्षाकृत मोटा होता है। इसके अंदर संकुचन की और फैलने की अपार क्षमता होती है। इसलिए यहाँ पर परिवर्धित होने वाला शिशु जब अपने आकार में वृद्धि करता है, तो गर्भाशय के अंदर चूंकि स्वयं में फैलने की शक्ति है, फैलने की क्षमता है, अतः आसानी से शिशु का परिवर्धन हो जाता है। और सबसे अंदर का स्तर कहलाता है अंत स्तर, जो यहाँ पर पिंक कलर की स्याही में मैंने बनाया है, यह है अंत स्तर। यह अंत स्तर जो होता है, यह भी उपकला कोशिकाओं से बना होता है और उसके ऊपर श्लेष्मा का एक मोटा आवरण होता है। इस अंत स्तर के अंदर रक्त केशिकाओं का जाल होता है। यही अंत स्तर मानव की मादा में हर महीने बनता है, विकसित होता है, नष्ट होता है, मेंसेस के रूप में बाहर आता है ऋतुस्राव के रूप में, और वापस बन भी जाता है। हर महीने इस अंत स्तर का पुनर्निर्माण होता रहता है। इस गर्भाशय के अंदर का भाग, खोखला भाग जो होता है, इसे गर्भाशय गुहा कहते हैं। और इसका जो मुख्य भाग होता है, जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है गर्भाशय फंडस। और इसका अपोजिट भाग यहाँ पर संकरा हो जाता है और संकरा होकर बनाता है गर्भाशय की गिरवा कहलाता है। यह गर्भाशय की गिरवा यानी सर्विक्स कहलाती है। अपना माइक बंद कर देना। यह गर्भाशय की ग्रीवा है। गर्भाशय जो है आगे योनि के द्वारा यानी एक पेशीय नलिकाकार संरचना के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। इस संरचना को कहते हैं योनि कहते हैं। योनि को प्रसव नाल भी कहा जाता है, जन्म नाल भी कहा जाता है। परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न होता है कि योनि को जन्म नाल क्यों कहते हैं। जब प्रसव की प्रक्रिया होती है तो शिशु गर्भाशय से होता हुआ, गर्भाशय की गिरवा से होता हुआ, इस योनि से होता हुआ जन्म लेता है। अतः इस योनि को कहा जाता है जन्म नाल कहते हैं। इस योनि की लंबाई जो होती है 8 से 10 इंच यानी 8 से 10 इंच लंबी होती है और यह अत्यधिक मात्रा में पेशीय होती है। इसके आंतरिक सतह पर किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर पाई जाने वाली श्लेष्मा जो है वह इस योनि को चिकना बनाने का कार्य करती है। जो योनि के अंदर श्लेष्मा होती है, यह श्लेष्मा यहाँ पर पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणुओं के द्वारा इसका किण्वन होता है, जिससे यह हल्की सी अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। तो अम्लीय प्रकृति की होने से योनि के अंदर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम होती है। याद रखना है कि योनि की श्लेष्मा में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह योनि शरीर से बाहर बाह्य जननेंद्रियों के द्वारा खुलती है, जिसे सामान्य भाषा में हम भग यानी वल्वा कहते हैं। अब मानव के मादा के जो बाह्य जननेंद्रिय है, यह एक कहां पर स्थित है? नाभि के नीचे 2 टांगों के मध्य में स्थित होते हैं बाह्य जननेंद्रियां। इसे कहा जाता है भग कहते हैं। जिस स्थान पर भग स्थित होता है वहां की त्वचा में वसा का संग्रहण होने से वह थोड़ी सी गादीनुमा फूल जाती है, जिसके ऊपर रोम यानी बाल पाए जाते हैं। इसे कहा जाता है जगन शैल कहते हैं। याद रखना है जगन शैल। जगन शैल यानी जिस स्थान पर बाह्य जननेंद्रियां यानी भग पाया जाता है वहां की त्वचा के अंदर वसा का संग्रहण होने से वह थोड़ी सी मोटी और फूल जाती है, जिस पर रोम यानी बाल स्थित होते हैं। इसे कहा जाता है जगन शैल कहते हैं। इस जगन शैल के मध्य भाग में पाई जाती है योनि की ओपनिंग। तो योनि की ओपनिंग का सबसे पहले आता है वृद्ध भगोष्ठ यानी योनि जिस स्थान पर शरीर से बाहर खुलती है उसके बाहरी भाग में यहाँ पर त्वचा के 2 बड़े बड़े मोटे वलन पाए जाते हैं।
इसे कहा जाता है वृद्ध भगोष्ठ कहते हैं। इस वृद्ध भगोष्ठ के ऊपरी भाग में यानी इसके बाहरी भाग में यहाँ पर रोम यानी बाल स्थित होते हैं। इस वृहद भगोष्ठ के अंदर की तरफ देखें तो इसके अंदर की तरफ यहाँ पर फिर चमड़ी के यानी त्वचा के बने हुए दो वलन पाए जाते हैं जो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। इन्हें कहा जाता है लघु भगोष्ठ कहते हैं। लघु भगोष्ठ के अंदर पिगमेंटेशन यानी मेलानिन पिगमेंट अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अतः लघु भगोष्ठ जो होते हैं इनका रंग अपेक्षाकृत गहरा होता है। इस लघु भगोष्ठ के बीच में दरार होती है, इस दरार को कहा जाता है वेश्म। इस वेश्म के अंदर यानी दरार है, इस दरार के अंदर ऊपरी भाग में एक छोटी सी अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, इसे कहा जाता है भगसेफ यानी क्लाइटोरिस कहा जाता है। यह क्लाइटोरिस नर के शिशन का समजात अंग होता है जो महिलाओं के अंदर अवशेषीय अंग के रूप में पाया जाता है। इस क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर होता है मूत्र छिद्र, और मूत्र छिद्र के नीचे की तरफ पाया जाता है वह है योनि की ओपनिंग होती है, जिसे हम कहते हैं योनि की वेश्म कहा जाता है। तो यह पूरी की पूरी संरचनाएं पाई जाती है बाह्य जननेंद्रियों में। बाहर की तरफ मोटे त्वचा के वलन जगन वृद्ध भगोष्ठ, वृद्ध भगोष्ठ के अंदर की तरफ होते हैं लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ जो है एक दरारनुमी संरचना को घेर कर रखते हैं, जिसके ऊपरी भाग में होते हैं क्लाइटोरिस यानी भगसेफ, उसके नीचे होता है मूत्रमार्ग और मूत्रमार्ग के नीचे की तरफ होती है योनि की ओपनिंग। तो यह पूरा का पूरा एक मानव मादा तंत्र है। जिस स्थान पर योनि शरीर से बाहर खुलती है वहां पर यहाँ पर विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, इन्हें कहते हैं बार्थोलिन की ग्रंथियां। ये बार्थोलिन की ग्रंथियां योनि को अंदर से चिकना बनाने में सहायता करती है ताकि मैथुन की प्रक्रिया आसान हो और आसानी से संपन्न हो सके। सबसे अंत में आती है कि मानव की मादा के सीने के ऊपर एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है जो शिशु के पोषण के अंदर प्रयुक्त होती है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि मानव की जो मादा योनि है, इस योनि के अंदर की तरफ यहाँ पर एक अर्धचंद्राकार अपूर्ण झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। इस संरचना को कहा जाता है कौमार्य झिल्ली कहते हैं। यह कौमार्य झिल्ली उस समय फटती है जब योनि के अंदर कोई वस्तु प्रवेश करेगी, यानी जब पहली बार मैथुन प्रक्रिया होती है, शिशन योनि के अंदर प्रविष्ट होता है, उस समय यह कौमार्य झिल्ली यहाँ पर फट जाती है। अन्यथा ये कौमार्य झिल्ली यहाँ पर बनी रहती है। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ और मानव की मादा के अधिक सक्रिय रहने से, जैसे साइकिलिंग करने से, दौड़ने से, स्विमिंग करने से, घुड़सवारी करने से भी यह कौमार्य झिल्ली जो है अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कौमार्य झिल्ली का पाया जाना या नहीं पाया जाना उस महिला के कुंवारी होने का कोई सबूत नहीं होता है। यह किसी भी प्रकार से अपने आप ही नष्ट हो सकती है। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न मैं अभी भेजता हूं। मैं भी हाँ, बाहर कौन खड़ा है? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? तो नीचे नीचे बट मैं नीचे आ रहा हूँ, मेरे में क्लास लेके आऊंगा मैं। हाँ कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, नीचे बैठो। तो यहाँ पर ये अपना पूरा का पूरा सिस्टम है जो यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके बाद मैं प्रश्न भेजता हूँ जिसको अपने होमवर्क में अभी करना है। दिक्कत आती है तो मेरे से वापस कांटेक्ट कर लेना। इसको मिटा नहीं रहा हूँ, रखूंगा, कल इसको वापस समझा दूंगा। जो मैंने नोट्स भेजे हैं वो नोट्स बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसको पढ़ना है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने उसे अपने कॉपी में उतार लिया होगा। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न जो बोर्ड के अंदर आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं भेजूंगा, बाकी तो अपनी किताब में पढ़े ही है। ठीक है, तो आज अपनी क्लास यहीं पर पूरी करते हैं। कुछ बच्चे बाहर आए हुए